हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 एसएसटी का चैप्टर सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये चैप्टर आपकी जो न्यू बुक है ना, सोशल साइंस की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उससे लिया गया है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। सो आपको ये अर्थ की पिक्चर तो दिख रही होगी। ये जो अर्थ की पिक्चर है ये ब्लू कलर की दिख रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि अर्थ पे 70% वाटर है, अर्थ पे 70% ओशंस हैं। दैट इज़ वाई अर्थ स्पेस से क्या दिखती है, किस कलर की दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। अर्थ का निकनेम भी है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। अर्थ के सरफेस पे दो चीज़ें हैं, एक तो ओशंस हैं और एक कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशंस क्या होते हैं? ओशंस होते हैं वाटर बॉडीज़, जो ब्लू ब्लू एरिया आपको दिख रहे हैं सारे ओशंस हैं। और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे लैंड मासेस, जो कि 30% है अर्थ पे। तो ये जो विदाउट ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे ये ब्राउनिश कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है हमारा, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हमारे अर्थ पे 70% वाटर है और 30% लैंड है। यहाँ पे कोटेशन लिखी हुई है, जूल्स वर्न ने इस कोटेशन को बोला था, द ओशन इज़ एवरीथिंग, इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। भाई ओशन हर जगह है अर्थ पे, और ये 7/10 पार्ट है जो अर्थ का, उससे क्या करता है, कवर करता है। ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा पार्ट ये क्या करता है, अर्थ का कवर करता है। और इसलिए अर्थ स्पेस से कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है। नेवी एक तरह की आर्म फोर्सेज होती है जो वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है अटैकिंग से या इन्वेजन से या किसी भी तरह के दुश्मन देश के हमले से। सो यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, शम नो वरुणः। तो इस श्लोक का क्या मतलब है, बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुण, दिस इज अ इन्वोकेशन टू वरुण, अ वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद द ओशन, स्काई एंड वाटर। तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रे की गई है वरुण देव से। वरुण देव कौन थे? वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग वरुण देव थे किसके देवता, किसके भगवान थे वरुण देव? ओशंस, स्काई एंड वाटर के। तो उनसे यहाँ पे प्रे की गई है कि वरुण देव हम पे अपनी कृपा बनाकर रखो। वाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स? ओशंस क्या होते हैं? लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ पे, वो होते हैं ओशंस। ये आपको दिख रहा है ना, दूर दूर तक आपको पानी पानी दिख रहा है यहाँ पे, तो ये ओशंस है, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ होते हैं। ओशंस का वाटर पी नहीं सकते हम, क्योंकि ओशन का वाटर होता है सॉल्टी। और दुनिया में जितने भी ओशंस हैं ना, वो एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ओशंस बहुत सारे मरीन एनिमल्स का इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। बहुत सारे मरीन एनिमल्स जो होते हैं उन्हें इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, उन्हें लाइफ प्रोवाइड करना। जितने हमारे प्लैनेट पर, लैंड पर एनिमल्स नहीं, उससे कई ज़्यादा एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स आपको ओशंस में दिखेंगे। हमारी पूरी दुनिया में 5 ओशंस हैं। अब आते हैं कॉन्टिनेंट्स पर। कॉन्टिनेंट्स होते हैं लार्ज कंटिन्यूस लैंड मासेस। जितना भी पार्ट अर्थ का लैंड है उन सबको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो ये जितना भी आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है ना, जैसे ब्लू को अगर हम छोड़ दें तो जितना भी कलरफुल पार्ट दिख रहा है, रेड हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये हो गया येलो, ग्रीन, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जो 30% लैंड मास हमारा अर्थ है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। हमारी पूरी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और कॉन्टिनेंट्स पे क्या क्या होते हैं, कंट्रीज़ होती हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स होते हैं, सिविलाइजेशंस रहते हैं, क्योंकि हम पानी में तो नहीं रह सकते, इसलिए हम कॉन्टिनेंट्स पर रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अगर हम इन दोनों पिक्चर्स को देखें, जो कि आपके बुक में भी दे रखी हैं दोनों पिक्चर्स, है ना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, उस पर ज़्यादा लैंड है। जैसे ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ऊपर से दिखाया हुआ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड है कंपेरेड टू द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ग्लोब के साउथ में जाएँ, जैसे मान लेते हैं ग्लोब है पूरा, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे ज़्यादा लैंड है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा ओशंस है, वहाँ पे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं। जितने भी मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो ज़्यादातर जो ज़्यादा जगह घेरते हैं, वो ज़्यादातर किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादातर ओशंस बॉडी है वहाँ पे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी लैंड मासेस या कॉन्टिनेंट्स हैं। ब्लू एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ ओशंस अलॉन्ग विथ स्मॉलर एक्सटेंशन विच हैव वेरियस नेम, सी, बे एंड गल्फ। ये ब्लू एरिया हमारा ओशंस होता है, और इन्हीं के एक्सटेंशन बन जाते हैं आगे सी, बे एंड गल्फ, ठीक है, जो जब वो कंट्रीज़ के पास आ जाते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन हो गया, है ना, बे ऑफ बंगाल हो गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब किस तरह से लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। ओशन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन प्लैनेट। अब हमारे पूरे प्लैनेट पे 70% क्या है, ओशंस है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, हम इस पानी को पी नहीं सकते। और जितना भी फ्रेश वाटर है वो हमारा सिर्फ 2% है पूरे अर्थ पे, जिसमें हम सबको गुजारा करना होता है। तो जो सी वाटर है बहुत सॉल्टी होता है, अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। अगर आप इसे पियोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। और जितने भी लैंड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि लैंड एनिमल्स में सारे फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हो गए या इंसान हो गए, वो सब इस ओशन वाले पानी को नहीं पी सकते। इसलिए हमारे लिए नेचर ने क्या सिस्टम बना रखा है, फ्रेश वाटर का। अब फ्रेश वाटर ना सिर्फ 2% है, और वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पूरे अर्थ पे। फ्रेश वाटर ग्लेशियर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रिवर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ग्लेशियर की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जब ग्लेशियर पिघलता है, जिससे हमारी नदियाँ बनती हैं। अगर हम गंगा या यमुना नदी की बात करें, तो गंगोत्री एंड यमुनोत्री ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, उसके मेल्ट होने से गंगा और यमुना नदी में पानी आता है, ठीक है। फिर लेक्स हो गई हमारी, लेक्स एंड रिवर्स हो गई, उसमें भी फ्रेश वाटर रहता है ताकि हम पी सकें। एंड देन अंडरग्राउंड वाटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है एग्रीकल्चर में। तो ये 3 सोर्स है हमारे फ्रेश वाटर के, जिसको हम पी सकते हैं। आर ओशन सेपरेट? क्या सारे ओशन सेपरेट हैं? सारे ओशन लग रहे हैं ना एक ही मतलब वाटर बॉडी का पार्ट है, तो ओशन सेपरेट नहीं होते।
ठीक है, वो बस कंट्री स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग उनका नाम हमने रखा हुआ है, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओशन फ्लो इनटू वन अनदर क्रिएटिंग कंटिन्यूस वाटर सिस्टम। ओशन क्या करते हैं, बहते रहते हैं और एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, कंटिन्यूस वाटर सिस्टम बनाते हैं पूरे अर्थ पे। और इससे क्या होता है, इससे होता है जो मरीन लाइफ है उसको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ओशंस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि करोड़ों ऐसी प्रजातियां हैं जो शायद हमें अर्थ के भी एनिमल्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन ओशंस में इतनी प्रजातियां, इतनी स्पीशीज़ हैं एक्वेटिक एनिमल्स की कि हमें कुछ का तो अभी तक पता भी नहीं लगा है। इसके अलावा जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करने में ओशंस का बहुत बड़ा रोल है। ओशंस ही है जो सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। अब नेक्स्ट है 5 ओशंस। हमारे मेन 5 ओशंस देखते हैं कौन कौन से हैं। हमारे मेन जो 5 ओशन है, पैसिफिक ओशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है और ये कहाँ से कहाँ तक इसकी स्ट्रेच है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का जो एरिया है वहाँ तक पैसिफिक ओशन पूरा स्प्रेड हो रखा है। देन अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है। कहाँ है अटलांटिक ओशन, ज़रा देखते हैं। अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, सेकंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा ओशन है ये। और इसका जो एरिया रहता है वो रहता है अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन का पूरा एरिया रहता है। फिर इंडियन ओशन है जो थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा है। इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन इसलिए क्योंकि इंडिया के बिल्कुल साउथ में पड़ता है, तो ये थर्ड नंबर का सबसे बड़ा ओशन है। और इसके बीच में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, इंडिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें से इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, इंडिया कंट्री है और बाकी ये जो अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया है ये ओशंस हैं, ये ओशंस हैं और ये हमारा इंडिया कंट्री है। देन आता है हमारा सदर्न ओशन। सदर्न ओशन जो सबसे ज़्यादा साउथ में पड़ता है, साउदर्न पोल के पास पड़ता है, जो ये हमारा सदर्न ओशन हो गया। यहाँ पे ये ओशन हमेशा जमा रहता है, मतलब ग्लेशियर की फॉर्म में कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है। ये कोल्ड वाटर रहता है इस ओशन में, हमेशा हमेशा बर्फ़ जमी रहती है कुछ कुछ पार्ट में इसके। देन उसके बाद आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन सबसे ऊपर है जो कि नॉर्थ पोल की साइड पे पड़ता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, नॉर्थ पोल पे इसकी लोकेशन है। यहाँ पे आपको क्या एक्टिविटी दी है, आपको क्या करना है, आपको ओशंस दिए हुए हैं, 2 कॉलम दिए हुए हैं नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर के। आपको मार्क करना है कि कौन सा ओशन किस हेमिस्फेयर में लोकेटेड कर सकते हैं हम। ठीक है, सो पैसिफिक ओशन अगर हम देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अटलांटिक ओशन अगर हम देखें तो वो भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, इंडियन ओशन देखें तो वो हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में। सदर्न ओशन तो ऑब्वियसली सदर्न हेमिस्फेयर में होगा और आर्कटिक ओशन जो हमारा है वो हमारा नॉर्थ में। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है हाउ ओशंस इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ। किस तरह से ओशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं अर्थ पे। ओशन सपोर्ट करते हैं वाटर साइकिलिंग को। वाटर साइकिल क्या होता है, जिससे जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो वापस से अर्थ पर रिप्लेनिश हो जाता है। ओशन प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर रेनफॉल। ओशन ही वो कारण है जिसकी वजह से क्या होती है, बारिश होती है और बारिश का पानी फ्रेश वाटर होता है और जब बारिश का पानी गिरता है ज़मीन पे तो ग्राउंड वाटर में जो पानी की कमी हो जाती है वो पूरी होती है। इसके अलावा नदियों में भी पानी रिप्लेनिश हो जाता है। तो वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करने के लिए और ओशन इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल, तो ओशन क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जो सन से हीट आती है, रेडिएशन आता है, ओशन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जितनी गर्मी हमें लगनी चाहिए उतनी गर्मी फिर हमको नहीं लगती है एंड वी शुड थैंक्स टू आवर ओशंस। ओशन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। आपको पता है अर्थ की 50% ऑक्सीजन, हमें लगता है कि जो ऑक्सीजन है हमें वो सिर्फ पेड़ों से ही मिलती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पेड़ों से ऑक्सीजन नहीं मिलती हमें ओशन से भी ऑक्सीजन मिलती है। 50% ऑक्सीजन एमिट करते हैं ओशंस। ह्यूमन सिविलाइजेशन, ओशंस क्या सपोर्ट करते हैं, ओशंस ट्रेड को, फिशिंग को, एक्सप्लोरेशन, माइग्रेशन, इन सबको सपोर्ट करते हैं। जब प्लेन्स वगैरह नहीं होते थे तो लोग शिप के थ्रू एक देश से दूसरे देश में जाया करते थे और ट्रेड भी इसी तरह से होता था। और जो लोग फिशरमैन होते हैं वो डिपेंड करते हैं ओशंस पे अपने इनकम के लिए, क्योंकि वो फिश कैच करते हैं देन उनको सेल करते हैं। ओशंस एंड डिज़ास्टर। अच्छा, ओशंस जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं ओशन। इसका कारण ये है कि जो ओशंस हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस होती रहती है, जिसकी वजह से साइक्लोन है ना, सुनामी, ऐसी डिज़ास्टर्स आ सकती हैं। तो साइक्लोन में बेसिकली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है साइक्लोन में, जिसकी वजह से आसपास के घर भी उड़ सकते हैं, आसपास की जो सेटलमेंट्स है उसको भी हार्म हो सकता है। और ज़्यादातर ये साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, कोस्टल एरिया में, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ आ सकता है, केरला में आ सकता है, गोवा में आ सकता है, मुंबई में आ सकता है, क्योंकि ये सारे एरिया कहाँ पर है, ओशंस के पास है। देन सुनामी। सुनामी क्या होता है, जब ओशन के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए या फिर अर्थक्वेक आ जाए, मतलब अगर ओशन के अंदर ही वॉल्केनो फूट जाए या ओशन के अंदर भूकंप आ जाए, उस टाइम पे ओशन की जो वेव्स होती है वो बहुत लंबी लंबी आती है, बहुत लार्ज वेव्स आती हैं और वो आसपास के जितने भी घर हैं, जितनी भी सेटलमेंट है, अपने साथ सबको डुबा कर लेकर चली जाती है। तो ये होती है सुनामी और ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है वेव्स, मतलब उस एरिया के आसपास थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक की जो सेटलमेंट है उसे सुनामी डिस्ट्रक्ट कर सकती है। क्या आप जानते हैं 26 दिसंबर 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी और 13 कंट्रीज़ अराउंड इंडियन ओशन के पास जितनी भी 13 कंट्रीज़ थी वो सब उस सुनामी की वजह से डिस्ट्रक्ट हो गए थे, हार्म्ड हो गए थे एक तरह से।
और इंडिया में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था और 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इसके अलावा तमिलनाडु के कोस्टल एरिया केरला, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स हमारे पूरे अर्थ पे 30% लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। कौन कौन से? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो एशिया है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट्स को काउंट करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, 2 कॉन्टिनेंट साथ में जुड़े होते हैं। अगर हम यहाँ पर ग्लोब पर देखें तो नॉर्थ अमेरिका हो गया 1, साउथ अमेरिका 2, अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, अंटार्कटिका 5। लेकिन यहाँ पे तो एक ही लैंड मास बचा है और यहाँ पे एशिया नहीं लिखा है, यहाँ पे यूरेशिया लिखा है। मतलब यूरोप और एशिया को मिलाकर इन्होंने एक सिंगल कॉन्टिनेंट की तरह काउंट किया हुआ है। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट होंगे? सिर्फ 6। लेकिन अगर हम यूरोप को हटाकर देखें तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होंगे। तो काउंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जोग्राफर्स काउंट दैम डिफरेंटली। जोग्राफर इनको डिफरेंटली काउंट करते हैं, कभी एज अ 4 इनको काउंट करते हैं, कभी एज अ 7 इनको काउंट किया जाता है। तो मैंने आपको 7 का तो बता ही दिया कि जब यूरोप और एशिया अलग से काउंट करेंगे तब 7 हो जाएंगे। जब यूरोप और एशिया को साथ में काउंट करेंगे, उसके बाद अगर हम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को साथ में काउंट करेंगे तो तब हमारे कॉन्टिनेंट अलग क्वांटिटी में आएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, देन हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स आएंगे ऐसे। तो इस तरह से हम मर्ज करके या डिफ्रेंशिएट करके कॉन्टिनेंट्स को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको कुछ दिया हुआ है, लेट्स रीड दैट। तो अगर 4 कॉन्टिनेंट्स काउंट करें हम ओशन में, अगर हम 4 कॉन्टिनेंट्स को काउंट करेंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अफ्रीका और यूरेशिया को एक मानना पड़ेगा, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को एक मानना पड़ेगा। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और अगर हमें 5 कॉन्टिनेंट्स काउंट करने, लेट्स से हमें 5 कॉन्टिनेंट्स काउंट करने हैं, तो उस केस में हमें अफ्रीका को सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा, अमेरिका नॉर्थ एंड साउथ को एक मान के काउंट करना पड़ेगा, अंटार्कटिका को सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा हमें, ऑस्ट्रेलिया को सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा, और यूरोप और एशिया को एक साथ काउंट करेंगे तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट आ जाएंगे? 5, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट है अगर हमको 6 कॉन्टिनेंट्स काउंट करने हैं, तो अगर हमको 6 कॉन्टिनेंट्स काउंट करने हैं तो अफ्रीका को सेपरेटली काउंट करेंगे, अंटार्कटिका को सेपरेटली काउंट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को सेपरेटली काउंट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को सेपरेटली काउंट करेंगे, और यूरेशिया को एक कॉन्टिनेंट मान के काउंट करेंगे। यूरोप और एशिया को मर्ज करके एक मान के काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिनेंट हमारे आ जाएंगे। और अगर हमको 7 कॉन्टिनेंट काउंट करने हैं तो हमें कैसे काउंट करना है? नॉर्थ अमेरिका 1, साउथ अमेरिका 2, अंटार्कटिका 3, ऑस्ट्रेलिया 4, अफ्रीका 5। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया, तो यूरोप 6 एंड एशिया 7। तो इस तरह से हम 7 कॉन्टिनेंट मान के इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग कॉन्टिनेंट्स। तो आप में से किन किन बच्चों ने ये वाला सिंबल देखा है? आपने स्पोर्ट्स रूम में देखा होगा। ये है ओलंपिक रिंग्स, ये ओलंपिक गेम्स का सिंबल है और ये सिंबलाइज करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करते हैं? ये अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप को। यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपके लिए, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द स्मॉलेस्ट। अब हमको क्या करना है? ये स्क्वायर की फॉर्म में हमें कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं, इनको हमें काउंट करना है और देखना है किसमें ज़्यादा स्क्वायर्स हैं। जिसमें ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा, जिसमें कम स्क्वायर्स होंगे वो सबसे छोटा। तो देखने से ही पता चल रहा है जो एशिया है उसमें सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स यूज़ हुए हैं। तो अगर हम काउंट करेंगे स्क्वायर्स को, एशिया एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट निकल कर आएगा और ऑस्ट्रेलिया छोटा कॉन्टिनेंट निकल कर आएगा, राइट। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका में अगर हमें कंपेयर करना हो तो कौन सा बड़ा है? हम इधर स्क्वायर को काउंट करेंगे, ये जो बॉक्स दे रखे हैं इन्हें काउंट करके पता लगा सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा है, और मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं? देखो ये ना ग्रीनलैंड है। अब आपने देखा होगा कि जो ग्रीनलैंड है ना उसके आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। तो ऐसी लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से सराउंड होती है, वाटर से सराउंड होती है, वो क्या होती है? हमारे आइलैंड्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारी लैंड है और इसके आसपास वाटर ही वाटर है, तो ये हो गया हमारा आइलैंड। लैंड मास इज सराउंडेड बाय वाटर बट स्मॉलर देन कॉन्टिनेंट्स। बेटा अर्थ पे ऐसे बहुत सारे आइलैंड एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, लेकिन हम उनको कॉन्टिनेंट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो एक टिपिकल आइलैंड से बड़े होते हैं लेकिन कॉन्टिनेंट से छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए हम उन्हें सिर्फ आइलैंड का नाम ही देते हैं। जैसे ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड अगर हम मैप में देखेंगे तो कंपैरेटिवली एक टिपिकल आइलैंड से वो बड़ा है, लेकिन कॉन्टिनेंट का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो छोटा है, ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। तो इसलिए हम ग्रीनलैंड को लार्जेस्ट आइलैंड बोलेंगे, ना कि उसे कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ऐसे इंडिया के पास भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि 1300 आइलैंड्स का ग्रुप है। तो जो हमारा अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, ठीक है। यहाँ पे मैप है इंडिया का, देख सकते हैं, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में लक्षद्वीप।
नेक्स्ट है हमारा ओशन लाइफ। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस बाय ओशन। ज़्यादातर जो हमारी ऑक्सीजन है वो ओशन से प्रोड्यूस होती है, इसलिए ओशंस को क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स लंग भी बोलते हैं। मतलब प्लैनेट का लंग है एक तरह से, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनको ओशन सपोर्ट करता है। अब ओशन में क्या चैलेंजेस आते हैं? ओशन में सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है प्लास्टिक वेस्ट का। जब हम बीचेस पर जाते हैं, है ना, या फिर हम अपना जो कूड़ा कचरा होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, और वो फिर कहाँ जाता है, वो ओशंस में जाता है, जहाँ पर वो ओशन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जहाँ पे वो फिशेस के लिए, ऑक्टोपस के लिए, जितने भी ओशन वाले एनिमल्स हैं उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सेकंड चैलेंज है ओवर फिशिंग। कभी कभी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और बहुत सारी पॉपुलेशन को फीड करने के चक्कर में हम फिशिंग एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ओशन का जो एक्वेटिक एनिमल्स का बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ओशंस का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से सी लेवल ऊपर आएगा और बहुत ज़्यादा हीट बढ़ेंगी। एंड इससे क्या इफेक्ट हो सकता है आगे जाके, इससे हमारा नेचुरल बैलेंस ख़राब हो सकता है ओशन का। हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, हमें प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? रिसाइकलिंग करके। हमें वाटर को बचाना चाहिए ताकि मरीन एक्वेटिक सिस्टम को बचाया जा सके, और हमें फ़िशिंग, एक्सेसिव फिशिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब अंधाधुंध हमें मछली नहीं पकड़नी चाहिए, एक पूरा सिस्टम होना चाहिए मछली को पकड़ने के लिए या फ़िशिंग एक्टिविटीज़ के लिए। फैक्ट वाला बॉक्स फिर से आ गया आपका। सो यहाँ पे लिखा है कि 8 जून जो है, जो कि आपका आने ही वाला है 1 मंथ बाद, इसको हम वर्ल्ड ओशन डे के नेम से सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमें बताता है किसकी इंपॉर्टेंस, ओशन की इंपॉर्टेंस हमारे एवरीडे लाइफ में। कैसे ओशंस लंग्स है पूरे प्लैनेट के लिए, किस तरह से ओशन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे ओशन सपोर्ट करते हैं हमारे बायोस्फीयर को और एक्वेटिक एनिमल्स को। सो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखने के लिए।